माइग्रेन हेडेक एक प्रकार का प्राइमरी हेडेक होता है। तो इसको हमें जानना ज़रूरी है और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे कम्युनिटी में प्रेवलेंट रहता है, काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित रहते हैं। तो इसको हमें समझना ज़रूरी है कि ये किस प्रकार का हेडेक होता है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं उसको, किस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। तकरीबन 10 ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखने को आए हैं जो कि माइग्रेन का पेन को बढ़ाते हैं। तो इसमें एक सबसे पहला है इमोशनल स्ट्रेस। तकरीबन 80% लोगों में देखा गया है कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन बढ़ गया। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। वेलकम टू द वेब सीरीज योर साइक फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है माइग्रेन हेडेक। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, माइग्रेन हेडेक एक प्रकार का प्राइमरी हेडेक होता है। तो इसको हमें जानना ज़रूरी है और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे कम्युनिटी में प्रेवलेंट रहता है, काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित रहते हैं। तो इसको हमें समझना ज़रूरी है कि ये किस प्रकार का हेडेक होता है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं उसको, किस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। तो माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन डिसेबलिंग डिजीज़ है नर्वस सिस्टम का, जो कि एक बड़ा बर्डन है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए। और डिस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट और इसका प्रिवेंशन करने के बाद भी इसका रिलैप्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहता है जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। और कई बार तो अनडायग्नोज रहता है और अंडर ट्रीटेड रहता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस प्रकार से प्रेजेंट करता है और इसको किस प्रकार से इलाज हमें करना होता है। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि कितना ज़्यादा कॉमन है ये, किस प्रकार से ये जेंडर में रहता है, तो अगर हम फीमेल्स टू मेल का रेशियो देखें तो फीमेल्स में कहीं ज़्यादा कॉमन है माइग्रेन हेडेक कंपैरेटिव टू मेल्स। तो 7:1 का रेशियो रहता है। अगर 7 महिलाओं को रहेगा तब जा करके एक मेल को हेडेक माइग्रेन का हो सकता है। तो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। अगर हम फैमिली में बात करें तो नियरली 1 in 4 हाउस होल्ड हैव एटलीस्ट 1 पर्सन विद माइग्रेन। अगर हम कहीं पे 4 लोग हैं किसी फैमिली में तो वहाँ पे एक शख्स ऐसा हो सकता है जिसको माइग्रेन की परेशानी हो सकती है। अगर एज ग्रुप की बात करें तो जो सबसे कॉमन एज ग्रुप है जिसमें हेडेक प्रेजेंट करता है माइग्रेन का, वो है 25 to 55 ईयर्स। इस एज ग्रुप में माइग्रेन बहुत कॉमनली प्रेजेंट करता है। अगर हम रेशियो देखें पॉपुलेशन में कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन कवर होती है माइग्रेन की परेशानी से, तो एस्थमा और डायबिटीज़ का अगर हम प्रेवलेंस मिला लें तब जा करके माइग्रेन का प्रेवलेंस बनता है। तो अगर ओवरऑल देखा है तो 6% जो है डायबिटीज़ का प्रेवलेंस है और एस्थमा का 7% प्रेवलेंस है। माइग्रेन का अगर हम देखें 13% प्रेवलेंस है। तो दोनों का कंबाइन करके इक्वल टू माइग्रेन का प्रेवलेंस बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी कम्युनिटी में। तो इसको हमें इसके अकॉर्डिंगली समझना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें कि माइग्रेन में किस प्रकार से प्रेजेंटेशन होता है, तो मोस्टली यूनिलैटरल हेडेक होता है, मतलब एक तरफा सर में दर्द होता है मरीज़ को ज़्यादातर। लेकिन जब दर्द बढ़ने लगता है और काफ़ी टाइम से रहता है तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है, पूरे सर में फैल जाता है। लेकिन शुरुआती तौर पे तो यूनिलैटरल रहता है, एक तरफा होता है, हेमिक्रेनल हेडेक रहता है। जो हेडेक का प्रेजेंटेशन होता है उसमें बहुत ही थ्रॉबिंग और पल्सेटाइल हेडेक होता है, मतलब वेव्स के फॉर्म में आता जाता रहता है और बहुत ही तेज़ हेडेक होता है जो कि इजीली कंट्रोल नहीं होता है। जब भी मरीज़ को हेडेक होता है तो साथ में एसोसिएटिंग फीचर्स होते हैं। एसोसिएटिंग फीचर्स मतलब कि उसको उल्टी सा महसूस होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, फोटोफोबिया फोनोफोबिया होता है, आंखों के सामने चमक सी पड़ती है, आवाज़ें ज़्यादा होती है तो उससे उसको डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा हेडेक बढ़ जाता है। आंखों में चमक पड़ने की वजह से, रोशनी ज़्यादा होने की वजह से उसका पेन बढ़ जाता है और उसको डर महसूस होने लगता है उस सिचुएशन से जहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा है। तो ये माइग्रेन के साथ में एसोसिएटिंग फीचर्स रहते हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। जो हेडेक के जो एपिसोड होते हैं वो आवर्स से डेज तक रहते हैं, मतलब कि आमतौर पे 4 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक जो है हेडेक माइग्रेन का इंसान को महसूस होता है। और अगर इससे ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाता है हफ्तों महीनों तक तो वो हेड माइग्रेन नहीं होता है। आमतौर पे माइग्रेन का जो पेन होता है वो एपिसोडिक होता है, कुछ दिन तक रहता है, कुछ घंटों से कुछ दिन तक रहता है और फिर वो ठीक हो जाता है। माइग्रेन ऑरा करके एक चीज़ होती है जो कि हमें फीचर देखने को आता है माइग्रेन हेडेक के साथ में, जिसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तकरीबन 20 से 30% लोगों में। जैसे कि मरीज़ आकर के बताता है कि ऑरा उसको महसूस होता है। जैसे कई बार हेडेक स्टार्ट होने से पहले उसको विजुअल और ऑडिटरी सिम्टम्स आते हैं। विजुअल सिम्टम्स मतलब आंखों के सामने एकदम सितारे दिखने लगता है, अजीब अजीब से चमकीली चीज़ें दिखने लगती हैं उसको, और आंखों से कई बार ऐसा लगता है उसकी रोशनी जा रही है, और फिर उसके बाद उसको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ऑडिटरी सिम्टम्स के अंदर उसको कानों में सीटी सी बजती है, ऐसा लगता है कि घंटी बज रही है, और हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, ऐसा उसको महसूस होता है। और कुछ टाइम के बाद में
उसको लगता है कि वो हेडेक बढ़ता जा रहा है और वो सिम्टम कम होते जा रहे हैं। तो ऑरा जो है कई बार महसूस होता है कुछ लोगों में, जो कि हेडेक होने से पहले महसूस होता है, और जब हेडेक स्टार्ट हो जाता है और हेडेक अपने पीक पे जाता है तो ये सिम्टम्स चले जाते हैं। आमतौर पे ऑरा तकरीबन फ्यू मिनट से लेकर के 1 घंटे तक रहता है और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ मरीज़ों में देखने को मिलता है, बहुत सारे मरीजों में नहीं भी देखने को मिलता है। तो अगर ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, ट्रीटमेंट सेम रहता है, लेकिन ये एक एसोसिएटेड फीचर है, जैसे कि नॉसिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया में मिलता है मरीज के अंदर, वैसे और अभी कई बार माइग्रेन के मरीजों में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें कि प्रेसिपिटेटिंग और एक्सरसर्बेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, कि जो माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं या जिससे माइग्रेन बढ़ जाता है या पेन तेज़ हो जाता है, ट्रिगरिंग फैक्टर जो होते हैं, तो उसमें तकरीबन 10 ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखने को आए हैं जो कि माइग्रेन का पेन को बढ़ाते हैं। तो इसमें एक सबसे पहला जो है वो है इमोशनल स्ट्रेस। तकरीबन 80% लोगों में देखा गया कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन बढ़ गया। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वेदर, मौसम के बदलने की वजह से, स्लीप डिस्टर्बेंस होने की वजह से, नींद का प्रॉपर ना लेने की वजह से, खुशबू की वजह से, ऑर्डर्स की वजह से, जो परफ्यूम है, सेंट्स, उनकी वजह से, लाइट की वजह से, जो रोशनी हमारे आसपास में रहती है, जो बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन पे काम करते हैं उसकी वजह से, अल्कोहल, नशा करते हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग, तंबाकू की वजह से, और उसके बाद फूड, कुछ प्रकार के फूड की वजह से, जैसे कि ठंडी चीज़ें खाने की वजह से, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं, इसकी वजह से भी जो है माइग्रेन प्रेसिपिटेट करता है। अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन की, कि माइग्रेन होने का कारण क्या है, तो और माइग्रेन इज़ ओरिजिनली अ वैस्कुलर हेडेक। जो दिमाग में हमारे ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके डायलिटेशन की वजह से, फैलने की वजह से जो है पेन जो है महसूस होता है मरीज़ को, और उसी का डायलिटेशन की वजह से दर्द महसूस करता है मरीज़। अगर हम बात करें कि इसका और क्या कारण है, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तकरीबन 40 to 50% जो लोग हैं उनके अंदर पाया गया है कि मरीज़ों की फैमिली मेम्बर्स को भी हेडेक रहता है, माइग्रेन का हेडेक, और जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके बाद अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ट्राइजेमिनल वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है, वो पूरा ब्लड सप्लाई करती है सेंसेशंस का, तो उसमें एबनॉर्मलिटी आने की वजह से जो है पेन महसूस होता है। जो सेरेब्रल और पायल वेसल्स होती हैं उसमें डायलिटेशन प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद पेन महसूस होता है मरीज़ को। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी है माइग्रेन के हेडेक के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि हम इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्नोस करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें, तो इसमें कोई किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी करवानी नहीं होती है। इसमें पूरा जो डायग्नोसिस बनता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है, कि जो मरीज़ लक्षण बताता है उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्नोस करते हैं उसको, फिर क्लासीफाई करके उसका इलाज शुरू करते हैं। रेडियो इमेजिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। सीटी और एमआरआई की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कोई और बीमारी रूल आउट करनी है, जैसे कि हमें कोई इंट्राक्रैनियल ब्लीड तो नहीं हुआ है, या फिर कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर मरीज़ को हुआ है, कि हाथ पैरों में कमज़ोरी आ गई है, बोलने में उसको भी तकलीफ़ आ रही है, या कुछ और सीएनएस के साइंस हमें मिल रहे हैं, तब हम जो है रेडियो इमेजिंग कराते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है तो फिर उसका सीटी स्कैन एमआरआई कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कोई इमेजिंग की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड, और इस इन्वेस्टिगेशन में कोई ज़्यादा रोल इसमें है नहीं। फिर इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट, एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। एक्यूट ट्रीटमेंट में जो पेशेंट को एकदम से पेन स्टार्ट हुआ उसको मैनेज किया जाता है, तो उसमें पेन किलर्स जो कि गाइडलाइंस में दी गई हैं वो हम पेन किलर्स को यूज़ करते हैं, ताकि मरीज़ का जो एक्यूट पेन है वो ख़त्म हो जाए। तो उसमें सर्टेन ड्रग्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो हम कुछ दिनों तक देते हैं, 3 से 4 दिन, 5 दिन तक, या इंजेक्टेबल्स देते हैं, उससे पेशेंट का पेन ठीक हो जाता है। उसके बाद प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में मरीज़ को फ्यूचर में पेन के अटैक्स नहीं है, इसको रोकने के लिए दवाई दी जाती है। तो वो कुछ मेडिसिन हैं वो कुछ दिनों तक देना होता है, उसके बाद में वो मेडिसिन बंद करते हैं। आमतौर पे 6 से 12 महीने तक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। उसके बाद में उन ड्रग्स को बंद कर दिया जाता है, और ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में अटैक्स नहीं है। अगर उसको फ्यूचर में फिर से अटैक्स आते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर लाइफ में कभी भी, तो उसके बाद दोबारा से उसको ट्रीटमेंट रिस्टार्ट करना पड़ता है।
तो ये ट्रीटमेंट पार्ट है। इसके अलावा प्रिवेंशन भी बताते हैं मरीज़ को। प्रिवेंशन जैसे कि जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, जैसे स्ट्रेस किसी प्रकार से है तो उसको जल्दी से जल्दी मैनेज करें, वो ख़त्म करें। रात में स्लीप प्रॉपर लें। मौसम बदले तो उसके अकॉर्डिंगली बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करें, मतलब ठंड अगर है तो गर्म कपड़े पहनना है, गर्मी अगर है तो उसमें बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें नहीं खाना है, चॉकलेट्स अवॉइड करना है, चाय कॉफ़ी लिमिटेड पीना है। चाय कॉफ़ी पीने से कम भी होता है माइग्रेन का पेन, और ज़्यादा अगर पी तो बढ़ भी सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मरीज़ से बोलते हैं, इससे प्रिवेंशन रहता है, मेंटेन रहता है, और आगे फ्यूचर में मरीज़ को हेडेक नहीं होता है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट आस्पेक्ट है। कोशिश की गई है कि आपको ये हेडेक का, जो प्राइमरी हेडेक का, माइग्रेन का जो पूरा वीडियो है, इसको अच्छे से बताया जाए। अगर आपके कुछ और सवाल हैं टॉपिक को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।